जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और हम आज बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों की। जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते चल रहे हैं, उस सबको लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और उन सवालों में एक ये भी सवाल है कि जिस तरह से अमेरिका भारत के साथ एक अलग रुख अपना रहा है, उस सब में जो डी डॉलराइजेशन की बात होती आई थी इतने समय से, ब्रिक्स करेंसी की बात होती थी, तो क्या भारत को डी डॉलराइजेशन को परस्यू करना चाहिए? और अगर भारत ऐसा करता है तो उसका क्या असर होता है? इन सारे मुद्दों पर, पहलुओं पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम नंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, ये डी डॉलराइजेशन की बात एक बार फिर से शुरू हो गई है। सवाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ, उसके बाद अमेरिका का भी पूरा सारा रुख सामने आया। उस सब से ये निकल कर आ रहा है कि अमेरिका खिसिया गया है थोड़ा सा। तो उस सब से भारत के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? उसमें डी डॉलराइजेशन भी है। क्या भारत को डी डॉलराइजेशन को परस्यू करना चाहिए? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में अभी रिश्तों में थोड़ा-सा तनाव आ चुका है और आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो मैंगोज़ है उसको वापस भेजा गया या जो रेमिटेंसेस पे 5% टैक्स लगाया गया, स्पेशली अफेक्टिंग इंडियंस। जिस हिसाब से आपने देखा है कि ट्रम्प की कंपनी, क्रिप्टो कंपनी पाकिस्तान के साथ या रिश्ते बढ़ा रही है। उनके रिलीजियस काउंसिल में 3 जिहादियों को लिया जा रहा है और भी बहुत सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है। तो ट्रम्प का एक ही चीज़ है कि जो पाकिस्तान प्रेम है और जिस हिसाब से 9 तारीख को जब आईएमएफ की जब मीटिंग हो रही थी, उनको $1 बिलियन दिया गया, तो इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हैं। पब्लिक में वो कुछ भी बोल लें और अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के कारण ही पाकिस्तान का अस्तित्व है। आज हम कितनी भी बात कर लें कि भारत के मोदी जी से अच्छी दोस्ती है, पर जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सीआईए है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके बहुत गहरे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ। जैसे अभी आपको मालूम है किनारा हिल्स में जैसे ही भारत ने अटैक किया, इमीडिएटली मार्को रूबियो ने हमसे बात की। उससे पहले क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले बोल रहे थे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मतलब जब भी पाकिस्तान तकलीफ में आता है, तो आपने देखा है कि अमेरिका कैसे न कैसे उसको बचा लेता है। तो इंडिया इज़ जस्ट नॉट फाइटिंग द पाकिस्तान, इट इज़ फाइटिंग पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस अमेरिका प्लस टर्की। तो ये मेरा मानना है। तो आप ये समझ लीजिए आज के दिन में हमने जैसे फरवरी में हमने बोल दिया था कि हम डी-डॉलराइज़ेशन परस्यू नहीं करना चाहते। हमने क्यों बोला था? क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन परस्यू करने में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रशिया चाहता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। रशिया चाहता है कि वो वेस्टर्न हीजेमनी को तोड़े, अमेरिका को तकलीफ पहुँचाए। तो रशिया का ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? सेकंड चाइना, चाइना डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है अपनी करेंसी। तो आज तो अमेरिका अगर चोर है, तो चाइना डाकू है। एक ही बात है, समझ जाइए। एटलीस्ट अमेरिका से हम बातचीत कर सकते हैं, उनमें एक रीज़निंग है, एक तरह से हम उनको बोल सकते हैं। बट एक कंट्री की करेंसी जब वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनती है, तो उसके पास अनलिमिटेड पावर आ जाता है। वो डिक्टेट कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके हिसाब से चलते हैं। आपने देख लिया है कि जैसे स्विफ्ट नेटवर्क है, बीआईएस है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब अमेरिकन लेड इंस्टीट्यूशंस है। चाइना अपना खुद का ऑर्डर बना रहा है ब्रिक्स में, न्यू डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कॉर्पोरेशन, सब ठीक बरोबर है। चाइना की इकोनॉमी आज $20 ट्रिलियन की है, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है 10 ट्रिलियन का। बट अमेरिका के पास जो है, अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी है 125%, चाइना का है 300%। तो हमें ये देखना है कि कौन-सी करेंसी हमारे लिए बढ़िया है। सबसे पहले तो मेरा मानना है कि कोई भी कंट्री की नेशनल करेंसी, रिज़र्व करेंसी होनी भी नहीं चाहिए। बट क्या ब्रिक्स करेंसी आनी चाहिए? तो ब्रिक्स करेंसी में मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि ब्रिक्स में सबसे बड़ा जो स्टेक है, वो चाइना का है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, 2/3 से 2/3 है और चाइना आर्म ट्विस्ट करके अपना काम करवा लेगा। आपको मालूम है यूरोज़ोन में सबसे बड़ा स्टेक किसका है? जर्मनी का।
इनफैक्ट अगर जो कॉन्सेप्ट है यूरोजोन का, उसमें भी आपने देखा कि जर्मनी की चलती है, बाकी कंट्रीज की नहीं चलती। तो आप ये समझ लीजिए भारत परस्यू कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, जिसके अंदर वो लोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है बहुत सारी कंट्रीज के, जैसे रशिया के साथ किया उसने। और भी आपने देखा है कि हमने यूएई से भी बात कर रहे हैं, भारत साइन कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। देखिए, अब जब ट्रेड लोकल करेंसी में होता है तो डॉलर का यूसेज कम हो जाता है। सेकेंड, भारत का इंटरनेशनलाइज कर रहा है अपना यूपीआई, जो अपना डिजिटल जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके कारण वो ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकता है, वो यूपीआई है। और यूपीआई का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे देशों को ऑफर भी कर दिया है, और उसको बोल दिया कि हम बनाने को तैयार है और आपके यूपीआई को हमारे यूपीआई के साथ इंटरग्रेट कर सकते हैं। अभी बताया जाता है कि 6 से 7 कंट्रीज के अंदर तो यूपीआई चल रहा है, तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि और एक चीज देखिए, भारत ने अपने खुद के बॉन्ड्स निकालने चालू कर दिए इन रुपीज में। पर भारत का एक इकोनॉमी साइज कितना है? 4 ट्रिलियन। भारत की करेंसी तब तक दमदार नहीं बन सकती जब तक हमारी जीडीपी नहीं बनती। एक चीज है कि लोगों को लग रहा होगा कि रशिया, इंडिया और चाइना अमेरिका को हिला सकता है, डेफिनेटली हिला सकता है। पर आप सोचिए, अमेरिका ऐसे ही चुप बैठेगा? आज डॉलर जो उसकी सर्वाइवल है, अमेरिकन मिलिट्री उसको सपोर्ट करता है, क्या वो चुप बैठा रहेगा? आपने देखा विश्व में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन, इसराइल और हमास, भारत पाकिस्तान, चाइना ताइवान, चाइना फिलीपींस। तो ये सब युद्ध जानबूझ के अमेरिका करवाता है ताकि उन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इकोनॉमिक स्पेंडिंग हो डिफेंस के ऊपर। उसमें भी वो जो अपोजिंग कंट्री जो रहती है इनकी, इनको सहायता करता है, जैसे ताइवान को कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान को कर रहा है, वहां पे आपने देखा है कि कैसे यूक्रेन को वो आर्म्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको फ्री में आर्म्स देते हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ड्रेन होते हैं। इससे हम कभी ग्रो नहीं कर पाते, और कभी भी किसी कंट्री का अगर डिफेंस बजट 10% से ऊपर हो जाता है, 15% से ऊपर होता है, वो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। यही हुआ था सोवियत यूनियन के साथ। बट अब रशिया को समझ में आ गया, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है उसको वॉर एनेबल कर दिया। अब ऐसा है क्या है कि उन्होंने वॉर से प्रॉफिट कैसे करना उनको समझ में आ गया। इसके लिए आज चाहे तो रशिया 2 मिनट में यूक्रेन वॉर को खत्म कर सकता है। उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एक छोटा सा लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन छोड़ा तो वॉर इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। उसमें फायदा क्या है रशिया का? कोई फायदा नहीं है। और वो यूक्रेन पे अगर यूज करेगा वो खुद के ही लोगों के ऊपर यूज करेगा, इसलिए पुतिन यूज नहीं कर रहा है। नहीं तो कब का ठीक कर सकता है। मैं अमर जी, 2 मिनट का काम है उनके लिए। बट उनको मालूम है कि जितना लंबा खींचेंगे उनकी और इकोनॉमी बढ़ती है। भारत के अंदर भी वही हो रहा है। भारत ने अभी क्या किया, अपना डोमेस्टिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वॉर को सपोर्ट करने के लिए। जितने भी हमारे जो वेपन्स यूज हुए, आकाश हो, ब्रह्मोस हो, वो इंडिजिनस थे। तो इसका मतलब है वी कैन प्रॉफिट ऑल्सो फ्रॉम वॉर। तो अब क्या है, इसको तोड़ निकालने का एक ही तरीका है, जैसे रशिया ने किया है, भारत भी वही कर रहा है। और एक चीज मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, डी डॉलराइजेशन इंडेक्स में सबसे ज्यादा लीडिंग कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। और उसके बाद डी डॉलराइजेशन इंडेक्स आया है, जिसमें बताया जाता है फ्रांस नंबर 1 पे है, अर्जेंटीना नंबर 2 पे है, सिंगापुर थर्ड पे है, ब्राजील फोर्थ पे है, इंडोनेशिया फिफ्थ पे है, जापान सिक्स पे है, नेदरलैंड सेवेंथ पे है, टर्की एट पे है, 9th स्पेन है, 10th है स्विट्जरलैंड। आप ये बताइए, अब ये डी डॉलराइजेशन इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया? किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है? और सेकेंड, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पास कितने ज्यादा डॉलर रिजर्व है। थर्ड, वो अपना जो बायलैटरल ट्रेड है किस में करता है। आज भी बता देता हूँ, भारत का जो अगर $690 बिलियन है, उसमें कम से कम $400 बिलियन आपके पास डॉलर रिजर्व है। तो भारत नहीं चाहेगा ये 300 से 400 बिलियन आप समझ लीजिए। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम, पर 300 to 400 बिलियन हो सकते हैं। और भारत अगर डॉलर को अगर प्रॉब्लम आता है तो भारत की इकोनॉमी को को नुकसान होगा। और जो अमेरिकन टेक सेक्टर है, अमेरिकन का जो भारत में जो टेक सेक्टर है, वो अमेरिकन का ग्रोथ का अमेरिका के टेक सेक्टर के साथ इंटीग्रेटेड है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमें डी डॉलराइजेशन परस्यू नहीं करना चाहिए। बट
हमने इस व्यवस्था बना के रखी है कि हम ग्रो कर सकते हैं, धीरे-धीरे हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इन सब कंट्रीज़ में मैंने नाम लिया है, उसमें कहीं भी रशिया नहीं है, कहीं भी इंडिया नहीं है, कहीं भी चाइना नहीं है। कौन-सी एक कंट्री है ब्रिक्स की कंट्री? सिर्फ ब्राज़ील है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका का जो डी-डॉलराइज़ेशन ड्राइव हो रहा है, उन्हीं के क ब्लॉक के कर रहे हैं। फ्रांस सबसे ज़्यादा आगे है, आप वो सोचिए। इससे ऊपर क्या करना बताइए? तो हुँ। आप अमर जी एक सिंपल सा बात है कि भारत को अपना इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ रूपी करना चाहिए। उनको मालूम है कि ये यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। काफ़ी काफ़ी पॉपुलर रहा और यूएई और सब जगह उसका वो हो भी रहा है और इनफैक्ट यूएई में तो रुपीज़ में आप शॉपिंग वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो भारत ने काफ़ी कुछ किया है लेकिन और ज़्यादा क्या कुछ किया जा सकता है टू इंटरनेशनलाइज़ द इंडियन रूपी? देखिए जैसे वेस्टर्न नेशन के पास स्विफ्ट है, आपको अपना यूपीआई को भी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर करना पड़ेगा। आपको अपने बैंक्स को यूपीआई के अंदर लेके आना पड़ेगा, दूसरे कंट्रीज़ के बैंक्स को यूपीआई पे लेके आना पड़ेगा, उधर हुँ, सिस्टम बनाना पड़ेगा। चाइना वही कर रहा है, आपको हुँ, मालूम है, ठीक है? उसने ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है और चाइना कर सकता है क्योंकि उसकी $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका 16 से 17% उसका एक तरह से भाग है। भारत अभी कम है और बाकी जो कंट्रीज़ है, छोटे-मोटे वेस्ट है, वो अमेरिका के साथ अलाइन हो जाते हैं। जिसके कारण अमेरिका के पास 60 टू 70% ट्रेड उनकी के पास रहता है। अब भारत को इसमें उभरने की ज़रूरत है, अमेरिका के शैडो से बाहर आने की ज़रूरत है, अपना प्रेज़ेंस इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो अभी भी हमें चीन या रशिया के साथ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चीन के साथ हम सिर्फ़ इम्पोर्ट करिए और भारत के अंदर उसके अंदर वैल्यू एडिशन डाल के उसको एक्सपोर्ट करिए। रशिया से भी हम वही काम कर सकते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, हम उनका तेल ले सकते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए। सेकंड हमारा ट्रेड दूसरी कंट्री से बढ़ाइए और जहाँ तक आप हो सके बाहर की कंट्री से आप टेक्नोलॉजी लाके भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कराइए, जॉब्स कराइए, क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर्स में भारतीय सरकार बहुत काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में कर रही है, फिर आपको सेमीकंडक्टर्स में कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी में कर रही है, डिफेंस में कर रही है। तो ये सब सनराइज़ सेक्टर्स है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इससे द्वारा जब हमें एक तरह से वी गेट दैट जब अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होगा, तो हमारी जीडीपी ऑटोमैटिकली ग्रो होगी। जब तक हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं पहुँच जाते, वी कैन नॉट ड्रीम टू राइवल रूपी टू पोज़ीशन रूपी इक्विवेलेंट एज़ अ कॉम्पिटिटर टू डॉलर। आज हम डॉलर के कॉम्पिटिशन में भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए हुँ। देश के अंदर हमने रुपए कार्ड अपना लिया, सब चीज़ हमने काम करना चालू कर दिया है, पर इसका बेनिफिट धीरे-धीरे आएगा। तो मेरा मानना है कि 2032 तक, at least by 2032 तक, rupee cannot become anywhere as a competitor even to dollar for the time being. But yes, we can move towards it. और एक चीज़ है कि ब्रिक्स करेंसी डेफिनिटली स्ट्रिक्ट नो। वी हैव टू सी कि जहाँ तक हो सके लोकल ट्रेड एग्रीमेंट कराइए, उससे फ़ायदा होगा, बार्टर सिस्टम भी होता है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो कन्वर्शन कॉस्ट है, वो कम पड़ेगा। बहुत जल्दी पेमेंट सेटलमेंट जल्दी होगा। इससे हम हमारा काम ऑलरेडी रशिया के साथ चल रहा है। उसी मॉडल को रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है। आरबीआई ने भी डायरेक्शन दिया है हुँ। बैंक्स को कि वो जो इनवॉइसिंग है, रुपए में प्रमोट करें। अब ये हुँ। देखना है कितना हो सकता है, वो हमें डेटा जब आएगा तब वी कैन डिस्कस। बस यही बोलना चाहता हूँ। अ, बिल्कुल लेकिन डी-डॉलराइज़ेशन अगर होता है तो अमेरिका क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी परेशान हुए थे डी-डॉलराइज़ेशन को लेकर जो ब्रिक्स करेंसी और सब की बात हुई थी जब डोनाल्ड ट्रम्प आ ही रहे थे तभी उन्होंने काफ़ी भड़काऊ सी एक उनकी ट्वीट आई थी। अ, उस वक़्त तो इंडिया का जो स्टांस था वो है लेकिन आप उन हम जिस मुद्दे को पे चर्चा करें जो पॉसिबिलिटी क्या भारत इस चीज़ को परस्यू करेगा और अगर करता है तो इसका अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत अगर इसको परस्यू करता है तो आप समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प छोड़ेंगे नहीं। आपका ट्रेड जो उनके साथ चल रहा है, वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है? तो अभी अपना काम निकालने की ज़रूरत है। भारत को एक तरह से धमकाना चाहिए कि हम शायद ब्रिक्स भी जा सकते हैं, पर करना नहीं चाहिए। पोस्टरिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? उनको समझाने में, याद दिलाने की ज़रूरत है बस, मेरा ये मानना है। यू शुड नॉट फॉलो इट मतलब इसको एक तरह से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पोस्टरिंग ले लीजिए।
ये करना ज़रूरी है। ओके। और अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होती है, फिलहाल तो ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है, और अगर डी-डॉलराइज़ेशन हो जाता है, जैसे कि आपने बताया कि जो अमेरिकन ब्लॉक वाली कंट्रीज़ हैं, वो ही डी-डॉलराइज़ेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर सब मिलकर डी-डॉलराइज़ेशन के पे आ जाते हैं, तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, उसको चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, आप सिंपल सा बताइए, आज डॉलर को हटा दीजिए, दूसरा करेंसी क्या है? दूसरा मीडियम क्या है आप एक्सचेंज का? आपके पास है नहीं। आप भले ही प्रमोट कर लें, फ्रांस गोल्ड ज़्यादा ले लें, अल्टीमेटली उसको ट्रेड के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। वो अभी यूरो यूज़ कर सकता है क्योंकि यूरो करेंसी उसके पास है। और जितने भी मैंने बताया मोस्टली वेस्टर्न ब्लॉक है, उन लोगों ने जैसे आसियान ने भी अपने अंदर उन्होंने ट्रेड सेटलमेंट आपस की करेंसी में करना चालू कर दिया। इसके लिए आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया का नाम आया है, जापान का नाम आया है इसके अंदर। तो अभी देखना ज़रूरी है कि इनको आगे बढ़ते रहने दीजिए। हमें जिधर बेनिफिट ज़्यादा रहता है, जब तक हम डी-डॉलराइज़ेशन जब तक हम डॉलर में रह के बेनिफिट ले सकते हैं, तब तक लीजिए। जिस दिन हमें लगे कि अगर डॉलर की जो माँग है धीरे-धीरे कम हो रही है, आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट धीरे-धीरे गोल्ड के रिज़र्व बढ़ा ही रही है। आज हमारे पास 880 टन गोल्ड है, ठीक है? और आपने देखा कि इंटरनेशनली गोल्ड हम बाहर रखा हुआ गोल्ड भी भारत के अंदर लेके आ रहे हैं। तो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। अभी शायद 11% ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इन गोल्ड। ये धीरे-धीरे बढ़ेगा। भारत भी परस्यू करेगा, पर धीरे-धीरे करेगा जिसमें विज़िबल ना हो। मैं वही बता रहा हूँ। हो सके उतना करिए। देखिए यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशन चलता रहेगा। यूएस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, चाहे कोई भी हो, भले ही रिपब्लिकन हो या आप ये देख लीजिए डेमोक्रेट हो, उन पे भरोसा मत करिए। सीआईए, स्टेट डिपार्टमेंट पूरा उनका काम करता है। जब उनको मर्ज़ी आता है, वो चाइना को इंडिया को यूज़ करेंगे चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान को यूज़ करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। उनका यही पॉलिसी है, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट कराओ ताकि कंट्री के रिसोर्सेस आर नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। और अब सब कंट्री समझ चुकी हैं और सब कंट्री जब काम करेगी तब डॉलर का धीरे-धीरे काम होगा। बट एक बात एक और एक चीज़ है, आज डॉलर का अल्टरनेटिव नहीं है, चाहे कोई कितना भी बोल ले। मैं अभी अभी तक नज़र नहीं आ रहा है मुझे। जब तक नहीं हाँ, न जब तक वो नज़र नहीं आता है, तब तक सिर्फ़ ये बातें ही रहेगी। भले ही दूसरी कंट्री ब आज क्या हो रहा है, लोकल ट्रेड एग्रीमेंट में हम सेटल कर रहे हैं, फिर बाद में उसका जो फाइनल सेटलमेंट होता है, वो गोल्ड में कर रहे हैं या कुछ और माध्यम से कर रहे हैं। तो लेट्स सी कितने दिनों तक ये कैसे ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। लेट अस सी आज ये स्टेज पे आया है, ये और कैसे जाएगा वी हैव टू सी दैट। एब्सोल्युटली। और ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। अभी तो ये एक बहुत वेग सी मतलब एक थॉट है, एक आइडिया है, कैसा क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो उसके क्या परिणाम नज़र आएँगे, और स्लोली ग्रेजुअली इसको हम फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स एकदम से अ, ये सब करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई अल्टरनेटिव लोगों के पास है नहीं। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम।